तो अब मेरा न्यू टैक्सी का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा था। सारी टैक्सीज को मिला के मैं डेली लाखों का प्रॉफिट कमाए जा रहा था। और क्योंकि आज फ्राइडे था तो मैंने अपने सारे टैक्सी ड्राइवर्स को बुला लिया था अपनी मीटिंग में। इस मीटिंग में प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए इस बारे में बात होने वाली थी। सबसे पहले मैं ड्राइवर से पूछता हूँ कि कस्टमर रिव्यूज कैसे आ रहे हैं। तो ड्राइवर्स एक एक करके बोलने लगते हैं, भाई बाकी सब तो ठीक है, पर कई बार ऐसा होता है कि 5-6 लोगों की फैमिली को बिठाना पड़ता है, लेकिन ऑल्टो में सीट कम होने की वजह से हम बिठा नहीं पाते। हाँ भाई, मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। उस दिन भी मेरे ऑल्टो में जगह ना होने की वजह से मैं उन्हें वहीं छोड़ आया। पूरे 8 लोगों की सीट छोड़नी पड़ी मुझे। क्या हमें और कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? भैया जी, लॉन्ग ट्रिप के लिए ऑल्टो बिल्कुल सही नहीं है जी। गाड़ी को बार बार सर्विस कराना पड़ता है जी। और अंडर पावर गाड़ी होने की वजह से यार इसको खेड़े पहाड़ों में लेके जाना और ऑफ रोड रास्तों पे लेके जाना बोले तो एक सर दर्द है रे मामू। तो सारे ड्राइवर्स की बात सुनने के बाद मैं समझ गया था कि मुझे अपने टैक्सी लाइनअप के अंदर नए कार्स की जरूरत है। और मैंने सोच लिया था कि अलग अलग जरूरतों के लिए मैं अपनी टैक्सी लाइनअप में अलग अलग कार्स को ऐड कर दूंगा। तो मैं फिर अपने टैक्सी ड्राइवर्स को बोलता हूँ कि हम अपनी कंपनी के लिए नए गाड़ियाँ खरीदने वाले हैं। तो ये सुनकर उनमें से एक ड्राइवर बोलने लगता है, ओ मियाँ, आपको नए गाड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दोस्ताना में है ना वो सेकंड हैंड गाड़ियाँ वाले। ये सुन के तो मैं और भी खुश हो गया था क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ियाँ टैक्सी बिजनेस के लिए बेस्ट ही होते तो हैं। ठीक है मियाँ, 8:30 बजे मिस कॉल मारो मेरे को, मैं आता। कल अपन लोग गाड़ा देख भी लेते और खरीद भी लेते, ठीक है ना मियाँ? तो मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ और अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ। मियाँ कल सुबह तैयार रहना। अब अगली सुबह मैं काफी जल्दी उठ गया था और नहा धो के मस्त मैं पैसे के साथ तैयार था। लेकिन जिस टैक्सी ड्राइवर के साथ मुझे शोरूम से न्यू कार्स को देखने जाना था उसे आने में काफी टाइम लग रहा था। मैंने पूरा 15 मिनट इंतजार किया और फाइनली उसके बाद मेरा टैक्सी ड्राइवर आ ही जाता है। फिर उसके बाद मैं टैक्सी की तरफ जाने लगता हूँ, टैक्सी का दरवाजा खोल के अंदर बैठ जाता हूँ। सॉरी मियाँ, टाइम हो गया आने को। कोई बात नहीं भाई, सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं? एक अपने दोस्ताने वाला है वाद भाई करके, उसने OLX पे डाला था, उसके बाद जा रहे हैं आज अपन। तो मियाँ चलते गुग्गुस। उसके बाद वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और हम लोग न्यू कार्स को देखने के लिए निकल पड़ते हैं सीधा अपने शोरूम की तरफ। अब रास्ते में तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि बिजनेस के लिए मुझे ऐसी कार्स खरीदनी है जो सस्ती भी हो, उसमें ज्यादा लोग बैठ भी पाए और उसमें खूब सारी पावर भी होनी चाहिए। और फिर थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग आ गए थे गांव के एरिया में। सबसे पहले तो हमने झरपट नदी को क्रॉस किया और फिर मैं ड्राइवर से पूछ रहा था कि भाई ये कौन से जंगल में ले आए मुझे। अरे मियाँ बताया तुमको, वाद भाई करके है, वो इधर ही चले थे गुग्गुस में। इनके पास गाड़ियाँ मस्त है मियाँ, उनके टैक्सी वाले बिजनेस में खुद काम आते, पर ध्यान रखना मियाँ, वो बाता के बंदर है वो। फिर उसके बाद हम लोग जंगल में और भी ज्यादा आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर तक जंगल के अंदर चलने के बाद फाइनली हम लोग एक स्टॉक यार्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारी सेकंड हैंड एम्बेसडर गाड़ियाँ रखी हुई थी। अरे मियाँ पहुँच गए अपन, गाड़ियाँ देख लो बोला। ये सुनने के बाद मैं उसे बोलता हूँ कि यार मैंने तो ज्यादा सीट वाली गाड़ी के बारे में बात की थी, ये तो सारी की सारी एम्बेसडर गाड़ियाँ हैं। तुमको लगता भी है भाई कि अपने बिजनेस में काम आ सकती है? देख तो लो मियाँ एक बार, क्या पहले के पहले। तो मैं उसे ठीक है बोलता हूँ और फिर गाड़ी से उतर जाता हूँ। अब इस बंदे की बात वैसे तो सही थी, इन एम्बेसडर गाड़ियों पे मैं छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ टैक्सी से। तभी इतने में वो जो टैक्सी वाला बोलने लगता है, मियाँ तुम जरा गाड़ियाँ को चेक वगैरह करो, मैं वाद भाई से मिल के आता हूँ। और हो सके ना मियाँ टेस्ट ड्राइव भी मार लेना, वो चाबे लगा के रखता हूँ। और वाद भाई है क्या जी? और इतना बोल के वो टैक्सी वाला ओनर से बात करने के लिए चला जाता है। और मैंने यहाँ पे गाड़ियों को चेक करना शुरू कर दिया था। वैसे ये गाड़ियाँ काफी पुरानी थी और कंडीशन भी इनकी इतनी कुछ खास नहीं थी। गाड़ियों पे अच्छा खासा जंग और धूल मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन बबलू मैकेनिक इनको टॉप लेवल पे रिस्टोर कर सकता था। और क्योंकि ये एम्बेसडर जैसी पावरफुल गाड़ी है तो सर्विस वगैरह की टेंशन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। काफी सोचने के बाद मुझे गाड़ियाँ पसंद आने लग गई थी। तभी इतने में मेरे टैक्सी का ड्राइवर आ जाता है और वो मुझे बोलने लगता है, वाद भाई तो बाहर गए बोलते, पर घर में चाबी थी, मैं चाबी ले आया हूँ। तो मियाँ तुम एक बार टेस्ट ड्राइव मार के देख ही लो। अब टेस्ट ड्राइव करके मैं खुद ही पता लगाने वाला था कि ये गाड़ी परफेक्ट है मेरे बिजनेस के लिए या फिर नहीं। तो मैं गाड़ी का दरवाजा खोलता हूँ, उसके अंदर बैठ जाता हूँ और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। कमाल की बात तो ये थी कि इतनी पुरानी होने के बाद भी एक झटके में चालू हो गई थी। फिर उसके बाद मैं उसे एक्सेलरेट करता हूँ और सीधा निकल पड़ता हूँ इसकी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। और जैसे मैंने इस गाड़ी को चलाना शुरू किया, इस गाड़ी ने मुझे पूरी तरीके से हैरान कर दिया था। सबसे पहले तो मैंने इसे एक ढलान पे चढ़ाया जिसे इसने एकदम आसानी से पार कर लिया और फिर धीरे धीरे करके मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई। और हैरानी की बात तो ये थी कि इतने ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी ये गाड़ी मुझे जरा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुई और ये तो फर्राटेदार चल रही थी। अब मैंने 10 मिनट तक इसकी टेस्ट ड्राइव ली और फिर मैं डीलर के स्टॉक यार्ड में वापस आ गया था। मैंने अब इस गाड़ी को लेने का मन बना लिया था क्योंकि इसकी टेस्ट ड्राइव से मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था। एकदम भरपूर पावर और सर्विस वाली ये गाड़ी थी और यही गाड़ियाँ मेरी बिजनेस के लिए चाहिए थी। उसके बाद फिर मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ और फिर अपने ड्राइवर के पास जाके बोलने लगता हूँ, भाई अपने बिजनेस के लिए यही वाली गाड़ियाँ लेनी है, अभी 5 ही गाड़ियाँ ले लेते हैं, 5 अगले हफ्ते लेंगे, ठीक है? तो मियाँ इसके ओनर आ गए हैं, तुम बात कर लो। भाई ओनर कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। तेरे सामने खड़ा हूँ बेवकूफ, नीचे देख। क्या मतलब कि तुम ओनर हो? कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। ओ मियाँ, ये तो ओनर के भाई है, कदीर भाई। अबे ओनर का भाई नहीं, मैं ओनर ही हूँ। ये सारा का सारा एरिया मेरा है और यहाँ की गाड़ियाँ भी मेरे है। वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भाई हम लोग तो यहाँ पे गाड़ियाँ खरीदने के लिए आए थे। क्या एम्बेसडर गाड़ियाँ बेचने के लिए है ना? कौन बोला गाड़ियाँ बेचने के? ओ मियाँ कल ही बात हुई ना वाद भाई से व्हाट्सएप पर, बेचने के ना बोले गाड़ियाँ। अरे बाप, तू किसके बातों में आ रहा? मालक मैं हूँ, उसने बोल लिया, तूने मान भी लिया कि बिक रही गाड़ियाँ। गाड़ियाँ नहीं बिक रही इधर। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि भाई ऐसा मत कर, मुझे ये गाड़ियाँ बहुत पसंद आ गई है और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। लगे तो मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे
भी दूंगा इन गाड़ियों के लिए। तो वो मुझे बोलने लगता है ना ना ना, गाड़ियां तो नहीं बिकी हैं। छोटे को बता के आना पड़ता, मेरे पीछे पीछे गाड़ियां बेचने के बात हो जा रहे हैं। बोलते हैं हट, ये जाता है इसकी अच्छी निकालता आज मैं, दादा के गाड़ियां बेचने की बात कर रहा। ये डील तो होते होते रह गई थी, तो मैं ड्राइवर को बोलने लगता हूँ, अरे भाई ये कौन सी जगह पे लेके आ गए थे? आई को मियाँ तुम फिक्र कर रहे, 2-3 लोग हैं ना अपने दोस्ताने में, चलो। यार ये गाड़ियां तो मुझे काफी पसंद आ गए थे, लेकिन क्योंकि अभी नहीं खरीद नहीं सकते, तो फिर हम दोनों टैक्सी में बैठ के बाहर निकल पड़ते हैं। अब वो टैक्सी ड्राइवर मुझे शहर में लेके आ गया था और लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद हम पहुंच जाते हैं शहर के सबसे बड़े डीलर मारुति सुजुकी के पास। और मियाँ यहाँ पे तो तुम्हें गाड़ी मिल ही जानी है। ठीक है भाई, तुम गाड़ी पार्क कर दो। फिर उसके बाद वो टैक्सी वाला डीलरशिप में गाड़ी को पार्क कर देता है। फिर हम दोनों अपनी टैक्सी से उतरते हैं और शोरूम में खड़ी हुई गाड़ियों को चेक करने लगते हैं। हमेशा की तरह टैक्सी ड्राइवर शोरूम के ओनर से बात करने चला गया था और मैं यहाँ पे गाड़ियों को चेकआउट कर रहा था। इस शोरूम में तो सुजुकी अर्टिगा के काफी सारे मॉडल्स थे और ये सारे के सारे अर्टिगा के बेस वेरिएंट थे जो मेरे टैक्सी के लिए परफेक्ट थे। अभी मैं यहाँ पे मॉडल्स को चेकआउट कर ही रहा था तो इतने में टैक्सी ड्राइवर मेरे पास आता है, मुझे बोलने लगता है, देखो मियाँ शोरूम वाला आ रहा है इधर, ज्यादा हो नहीं करना उसके बाद, बेटा सबर से काम लेना तुम। ये सुन के मैं उससे बोलता हूँ कि भाई 3-4 गाड़ियाँ साथ में ले रहे हैं तो डिस्काउंट तो अपने को मिल ही जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो शोरूम का मैनेजर हमारे पास आ जाता है और आके बोलने लगता है, तो सर आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं? ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि मुझे तो अर्टिगा चाहिए। तो कौन सा मॉडल लेना पसंद करेंगे आप? LXi, LXi प्लस, VXi ऑप्शनल, ZXi प्लस, ZXi प्लस ऑप्शनल, CNG में चाहिए आपको या फिर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए सर? इतने सारे ऑप्शन सुन के मेरा दिमाग चकरा गया था। तो मैं उससे बोलता हूँ कि भैया मैं टैक्सी कंपनी वाला हूँ, मुझे बेस मॉडल ही चाहिए। अच्छा तो आपको गाड़ी टैक्सी के बिजनेस के लिए चाहिए सर, पर उसके लिए तो अर्टिगा टूर का स्पेशल मॉडल आता है। तो ठीक है भाई, हम अर्टिगा के टूर मॉडल ही ले लेंगे। पर वो मॉडल तो अवेलेबल है ही नहीं ना सर। पर आप अगर मेरी थोड़ी सी जेब गरम करो तो शायद से मैं आपके लिए वो मॉडल। अब ये बंदा बेस मॉडल लेने के लिए मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था। अरे भाई लेकिन इसकी क्या जरूरत है? सर वो स्पेशल मॉडल है, आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी पे भी करना पड़ेगा ना। और जब वो बंदा मुझे समझा रहा था मॉडल के लिए, तभी इतने में वहाँ पे 2 पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती है। गाड़ी के अंदर बैठे हुए पुलिस वाले बोल रहे थे कि अपने हाथ ऊपर करो, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। और ये सुनते ही मेरी फटके हाथ में आ गई थी। मुझे लग रहा था कि मुझे फिर से जेल में जाना पड़ेगा। अरे बाबा ये पुलिस कहाँ से आ गई? फिर उसके बाद वो पुलिस वाले गाड़ी से उतर जाते हैं और हमारे पास आके हम सभी को घूरने लगते हैं। और मुझे तो ये सब देख के लग रहा था कि मैं तो लंबे समय के लिए अंदर जाने वाला हूँ। पर अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। वो पुलिस वाले भैया मैनेजर की तरफ गुस्से से देखते हैं और देखते ही देखते वो मैनेजर को एक जोरदार मुक्का मार देते हैं। सर आप पागल हो गए क्या? आप हमें ऐसे नहीं मार सकते। तभी पुलिस वाले उसके पास आके बोलने लगते हैं, बे पागल तो तुमने हमको बना के रखा है रे। साले अमरावती से जाके चोरी के गाड़ा लाता है, ये ले तेरा भांडा तो फूट गया बेटा। पर सर मैंने किया क्या है? अबे हमारी छानबीन में पता चला है कि तू चोरी के गाड़ा बेचता है। यहाँ पे सारे के सारे गाड़ा 2 नंबर के, तेरे सारे स्कैम्स हमको पता चल गए। सर मैं तो यहाँ का सिर्फ एक मैनेजर हूँ। अब जाके मेरे जान में जान आई थी। मुझे लगा ये पुलिस तो मेरे लिए चाहिए, लेकिन इस डीलरशिप का तो मालिक स्कैमर निकला। बेटा अब तू वार्ड पे से किसको ही बुला ले, हम तेरी दुकान बंद करके ही रहेंगे। सर मैं तो सिर्फ एक मैनेजर हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। रशीद भाई का लड़का होकर झूठ बोल रहा, हट मारो इसे। पुलिस वाले शोरूम के मैनेजर को मार रहे थे। ओ मियाँ लगता है अपने को इससे निकलना पड़ेगा, कहीं अपने पे चार्जेस ना पड़ जाए। मैं चुपचाप से जाता हूँ टैक्सी लेके आता हूँ। ठीक है भाई, मुझे नहीं मार खानी, जल्दी से टैक्सी लेके आ जाओ। फिर उसके बाद हम लोग चुपके से अपने टैक्सी में बैठते हैं और डीलरशिप से भाग निकल पड़ते हैं। मेरा तो हमेशा यही एक्सपीरियंस रहा है कि पुलिस वाले से जितना दूर रहा उतना अच्छा। अब हम दूसरी डीलरशिप की तरफ जा ही रहे थे तभी टैक्सी वाला ब्रेक लगाता है और बोलने लगता है, ओ मियाँ जरा बाजू में देखो, इसके पास भी अच्छे गाड़ा दिख रहे अपन को, एक बार यहाँ पर भी कोशिश करके देखते ना जी। अब इस बंदे के पास तो सारे के सारे सेकंड हैंड इनोवा थे जो कि मेरे काम में आ सकते थे। तो मैं बोलता हूँ ठीक है मैं टैक्सी में बैठता हूँ, पहले तुम बात करके आओ कि ये बंदा गाड़ा बेचना भी जाता है या फिर नहीं। तो फिर टैक्सी ड्राइवर गाड़ी से उतर जाता है और उस बंदे से बात करना शुरू कर देता है। ओ मियाँ ओ मियाँ ओ मियाँ सुन रहे क्या जी? हाँ भाई बोला, क्या बात है? ओ मियाँ मैं पूछा था कि जो गाड़ा खड़े हैं वो बेचने गए क्या? अच्छे खासे इनोवा दिख रहे तुम्हारे पास। गाड़ा तो बेचने के है, लेकिन मेरे बाबा से पूछना पड़ेगा। तुमको होना क्या गाड़ी? नहीं जी मैं तो टैक्सी चलाता हूँ, मेरा मालक बैठे अंदर, उनको होना अब गाड़ी। वो बंदा गाड़ी में मुझे देख रहा था। फिर उसके बाद वो मुझे बोलता है कि भाई बाहर आके गाड़ी एक बार देख लो। तो मैं अपनी टैक्सी से उतर जाता हूँ और उस बंदे से गाड़ी के बारे में बातचीत करना शुरू कर देता हूँ। और मियाँ गाड़ी इनको लेने की अब तुम फटाफट बताओ प्राइसिंग, थोड़ा सही भाव लगाना क्या? प्राइसिंग तो भाई मेरे बाबा को पूछ के बताना पड़ेगा। वो तो मियाँ ये सारे के सारे बेस मॉडल ही है ना? वो भी मेरे को नहीं मालूम यार, बाबा को ही पूछ के बताना पड़ेगा। अच्छा तो ये बता दो कि सारे के सारे कौन सी यार के मॉडल है? वो भी नहीं पता, वो भी बाबा को पूछ के बताना पड़ेगा मेरे को। तो मियाँ तुम कुछ ऐसा बता सकते क्या जिसमें तुम्हें बाबा को पूछना ना पड़े? अरे बिल्कुल बता सकता ना भाई। तो वो क्या है? बस मैं ये बता सकता हूँ कि ये इनोवा गाड़ा लेने की औकात तेरे जैसे लोगों में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और उसकी ये बात सुन के मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधा मुड़ के अपने गाड़ी में बैठ गया और जोर से चिल्ला के अपने टैक्सी ड्राइवर को बोलने लगा, चल भाई आज अपने को कोई गाड़ी खरीदने की नहीं है, ऐसे लोगों की इनोवा इन लोगों को कुछ मुबारक, चलो भाई चल ऐसे चल। माओ वहाँ ये छोकरे ने बहुत त्रास दे दिया मेरे को आज। हट।
हाँ मैं तो पहले बोला था तेरे जैसे लोगों की औकात नहीं है गाड़ी लेने की यहाँ पे। क्या इसने मुझे काउडू कहा? उस बंदे ने औकात की बात निकाल के मेरे ईगो को हट कर दिया था, तो मैं अपने ड्राइवर को बोलने लगा कि सेकंड हैंड गाड़ियां लेने गई तेल लेने, सीधा महिंद्रा के शोरूम पे गाड़ी रखने का पूरे के पूरे न्यू गाड़ी लेंगे अपन। हाँ जी मियाँ, जैसा आप बोले। और फिर टैक्सी ड्राइवर तेजी से अपनी टैक्सी भगाने लगता है और सिर्फ 15 मिनट के बाद हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं महिंद्रा के शोरूम में। और यहाँ पे तो भाई गाड़ियों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। फिर मैं अपनी टैक्सी से उतर जाता हूँ और शोरूम में खड़ी हुई गाड़ियों को देखने लगता हूँ। अब यहाँ पे तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस थे। तभी इतने में शोरूम का मैनेजर मुझे नोटिस कर लेता है, तो वो तुरंत मेरे पास आता है और मुझे बोलने लगता है, गुड आफ्टरनून सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैं एक टैक्सी कंपनी चलाता हूँ और मुझे अपनी टैक्सी के लिए कुछ कार्स की जरूरत है। ओह ऐसी, मैं समझ गया। तो मेरे ख्याल से आपकी जरूरत के हिसाब से मेरे पास आपके लिए एक गाड़ी है। इसके बाद वो बोलता है कि मेरे पीछे और वो सीधा जाता है महिंद्रा बोलेरो की तरफ, और वो मुझे बोलेरो का 2018 मॉडल दिखा रहा था, लेकिन मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तभी मैं अपनी मुंडी घुमाता और मुझे एक ऐसी गाड़ी दिखाई दी थी जो मैंने पहले शोरूम में कभी नहीं देखी थी। इस गाड़ी को देखते ही मेरे दिमाग में कई सारे ख्याल आने लग गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इस गाड़ी को भी एक बार चेक कर लिया जाए। तो इसके बाद मैं फौरन तेजी से चलते हुए उस गाड़ी की तरफ पहुंच जाता हूँ और इस गाड़ी का इंस्पेक्शन करना मैं शुरू कर देता हूँ। ये था महिंद्रा स्कॉर्पियो का S2 मॉडल, जो कि मुझे काफी ज्यादा शानदार दिखाई दे रहा था और मैं इसे अच्छे से चेकआउट कर ही रहा था। तभी इतने में मेरे पास मैनेजर आता है और मुझे बोलने लगता है, अरे सर, क्या आपको ये वाली गाड़ी पसंद आई है? वैसे तो सर ये 2016 का मॉडल है और इसमें काफी बेसिक फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि अलॉय व्हील्स और इसके बम्पर्स मेटल की जगह प्लास्टिक के हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपके टैक्सी बिजनेस के लिए ये गाड़ी बिल्कुल सही रहेगी। साथ में महिंद्रा का भरोसा तो है ही। और मियाँ मैं क्या बोलता हूँ, इसको टेस्ट ड्राइव लेके देख लेते बोले। हाँ भाई, एक बार चला के तो देखनी ही है, बिना चलाए थोड़ी इतनी गाड़ियाँ खरीदूंगा मैं। श्योर सर, आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। ये लीजिए चाबी और जरा एक राउंड मार के आइए। फिर उसके बाद मैं स्कॉर्पियो के अंदर बैठ जाता हूँ और बेस मॉडल के हिसाब से तो इसका इंटीरियर काफी शानदार था। फिर मैं चाबी लगा के इसको स्टार्ट करता हूँ और सीधा निकल पड़ता हूँ इसकी टेस्ट ड्राइव करने के लिए। अब शुरुआत में जब मैं इसको चला रहा था तो मुझे थोड़ी सी रगेट लगी। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये बेस मॉडल था तो मैं इससे प्रीमियम क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे टैक्सी बिजनेस में जितनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, उस सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये एक ही गाड़ी थी। इसके अंदर ऑल्टो के मुकाबले काफी ज्यादा लोगों को बिठाया जा सकता था। ऑफ रोडिंग और कच्चे रास्तों की ये तो ऑलरेडी एक्सपर्ट है। पावर ऑफ स्कॉर्पियो के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, और क्योंकि एक महिंद्रा की एसयूवी है तो इसके अंदर सर्विसिंग का उतना टेंशन मेरे को रहने नहीं वाला। हाँ, इसकी राइडिंग क्वालिटी कुछ उतनी खास नहीं है, बॉडी रोल भी काफी ज्यादा है गाड़ी में, लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि इसकी फाइनल प्राइसिंग कितनी होगी। अब मैं लगभग 15 मिनट की इसकी टेस्ट ड्राइव कर देता हूँ और फिर मैं गाड़ी को वापस लाके शोरूम में पार्क कर देता हूँ और फिर गाड़ी से उतर के शोरूम के मैनेजर को मैं बोलने लगता हूँ, भैया देखो गाड़ी तो मस्त है, लेकिन इसकी फाइनल प्राइसिंग बताओ यार, कुछ ऐसा बताओ कि जिसकी वजह से हमें मजा आ जाए। देखिए सर, वैसे तो इसकी एक शोरूम प्राइस ये 12 लाख रुपए है और ऑन रोड आपको 14 लाख रुपए की मिल जाएंगी। ये सुन के उन्हें मैं बोलता हूँ कि भैया थोड़ा तो कम करो, एक नहीं हम लोग यहाँ से 4 गाड़ी लेके जाना चाहते हैं। ये सुन के मैनेजर की आंखें खुल जाती है और वो बोलने लगता है, सर अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी तरफ से हर गाड़ी पे आपको 2.5 लाख तक का डिस्काउंट दे सकता हूँ। और ये डिस्काउंट तो मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगा। मतलब टोटल ऑन रोड मुझे ये गाड़ी मिल सकती है लगभग 11.5 लाख रुपए में। तो फिर उसके बाद मैं मैनेजर को ठीक है बोल देता हूँ और फिर मैं अपने बैग को गाड़ी के डिक्की के ऊपर खाली कर देता हूँ और मैनेजर को बोलने लगता हूँ, ये लीजिए सर, ये पूरे 42 लाख है। बाप रे सर, इतना सारा कैश, मतलब इतने सारे। अरे भैया फिक्र मत कीजिए, पैसे पूरे हैं, बस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए तो एडजस्ट कर लेना। अरे नहीं नहीं सर, आप कैसे बात कर रहे हैं, हमारे कस्टमर है आप तो। अरे यार, इतने सारे गाड़ियाँ खरीदने के लिए थैंक यू। हाँ तो डिलीवरी कब मिलेंगी अब इन गाड़ियों की? वो तो आज ही दे दूंगा सर। और बल्लू जल्दी गाड़ी तैयार कर, 4S2 मॉडल मूसा भाई के लिए। और अब जाके फाइनली मैंने अपने टैक्सी बिजनेस के लिए एक परफेक्ट कार को खरीद लिया था। और भाई मैंने तुमको दिन भर घुमाया, मेरे को स्कॉर्पियो चलाने देना पर। ठीक है भाई, 4 में से एक स्कॉर्पियो तुम्हारी, लेकिन ट्रिप अच्छे मारना। बिल्कुल मियाँ, तुमको शिकायत का मौका मिलने ही नहीं वाला। और फिर मैं उसके बाद अपने 4 स्कॉर्पियोज की डिलीवरी ले लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बाइंग सर एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू कार और न्यू बिजनेस। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। और फिर उसके बाद हम सारे स्कॉर्पियो को ट्रक में लोड करते हैं और ट्रक निकल पड़ता है सीधा मेरे स्टॉक यार्ड की तरफ। और फाइनली अब मेरे पास आ गए थे सारे स्कॉर्पियोज। क्या बात है, क्या बात है, कंपनी के लिए नई गाड़ी आ गई, क्या बात है। इसमें से तो एक मैं चलाऊंगा भाई, एक मैं भी चलाऊंगा। अरे भाई मैं भी चलाऊंगा। सारे के सारे स्कॉर्पियोज काफी ज्यादा शानदार लग रहे थे और इन गाड़ियों को देख के अब मैं और भी ज्यादा मोटिवेट हो गया था। अब तो मेरा बिजनेस बिल्कुल एकदम छप्पड़ फाड़ चलेगा। अब तो मैं आउट ऑफ सिटी की बुकिंग भी लिया करूंगा और जल्दी में अपनी सारी स्कॉर्पियोज को ऑल इंडिया परमिट भी दिलवा दूंगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि मेरे सारे के सारे ड्राइवर जो कंपनी में काम करते थे वो बहुत ज्यादा खुश थे स्कॉर्पियोज को देख के। और अब बारी आ गई थी इन स्कॉर्पियोज को काम पे लगाने की। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 4 ड्राइवर्स को ही अपनी स्कॉर्पियो दी थी और मैं भी टेस्ट करके देखूंगा कि ये स्कॉर्पियोज मुझे कितना कमा के देती है। और फिर उसके बाद एक एक करके मेरे सारे के सारे स्कॉर्पियोज शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और अब तो सिर्फ शाम को ही पता चलेगा कि ये स्कॉर्पियोज ने आखिर में कितना कमा पाई है। और मैं तो उम्मीद कर रहा था कि भाई बस कोई अच्छा ही रिजल्ट आए। अब शाम को सारी टिप्स पूरे होने के बाद सारे स्कॉर्पियो वाले वापस आ जाते हैं और सारी की सारी अर्निंग मुझे शो करते हैं। जब मैंने सारे पैसों को काउंट किया तब मुझे लिटरली अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। इन 4 ड्राइवर्स ने इन 4 स्कॉर्पियो के साथ मिलकर लगभग एक दिन के अंदर ही 2 लाख रुपए के ऊपर कमा लिए थे। ये पूरा दिन नहीं था, ये था लिटरली सिर्फ 5 घंटे। 5 घंटे के अंदर 2 लाख रुपए। भाई साहब मैं तो बेहोश होने वाला था।
ये अर्निंग देख के समझ गया था कि भाई मेरा बिजनेस जा रहा है अब नेक्स्ट लेवल। इन गाड़ियों के ऊपर जो मैंने पैसा लगाया था वो तो कुछ ही दिन में रिकवर हो जाएगा और ये मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया बात थी। ऑल्टो के मुकाबले स्कॉर्पियो के अंदर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन था और मैं फाइनली समझ गया था कि मैंने सही जगह ही पैसा लगाया है। पर इसका असली क्रेडिट तो जाता है मेरे सारे के सारे ड्राइवर्स को, जिन्होंने कड़ी मेहनत से गाड़ी चला के लंबे लंबे ट्रिप्स करके सारा के सारा पैसा कमाया है। सबके लिए मैंने तालियां बजाई और मैंने सबको बोला कि मैं आप सभी लोगों की सैलरी 20% बढ़ाने वाला हूँ। और अब ड्राइवर लोग भी खुश हो गए थे। अब मेरे टैक्सी का बिजनेस तो काफी बढ़िया चल रहा था, लेकिन अभी भी ऑक्शन वाला काम मेरे लिए बाकी था। अब कार फॉर सेल में ऑक्शन किस तरीके से होगा वो तो मुझे आने वाले वक्त में पता चलने वाला था। तो फिर आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।